हाँ जी, तो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले कर चुके हैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड टॉपिक सीखा था, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि बची हुई थी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना चाहे किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, बट ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है तो चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से ही कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस को भी दोबारा से एक बार करिएगा जिससे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये दो कंडीशंस हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, दो नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस 26 है, यानी कि एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और दूसरी कंडीशन है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो इन दोनों कंडीशंस का हम लोग यूज़ करेंगे और नंबर्स को फाइंड करेंगे। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हम उन नंबर्स को लेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में फर्स्ट कंडीशन, और नंबर्स x और y लिए हैं। अभी जैसा कि क्वेश्चन पढ़कर हमको पता चला है कि डिफरेंस है तो एक नंबर बड़ा होगा, एक ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो x को हम लार्जर नंबर है ऐसा मानकर चलते हैं। लेट x बी लार्जर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है। हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाकर ही डिफरेंस लिखा जाता है, आपको पता होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज़ 26, सो x माइनस वाई इक्वल्स 26। हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स 26, और अगर आप y को बड़ा ले रहे हो तो आप y माइनस एक्स लिखेंगे, और ये बन जाएगी इक्वेशन 1। फिर उसके बाद केस 2 जिसमें था वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो 3 गुना है तो फिर आप एक साइड बड़ा नंबर लिखिए और एक साइड छोटा नंबर लिखिए। अगर बीच में इक्वेट करना है, इक्वल करना है, तो क्या करना होगा। ये तो देखिए ऑलरेडी बड़ा नंबर है x, आप अगर छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो 3 गुना है। और ये मिल गई आपको इक्वेशन 2। चाहे तो ऐसे ही रखिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपको पता है उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी ही पड़ती है। और चाहे तो इस 3y को उधर ले आए, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, इस तरह भी लिख सकते हैं अगर कोई और मेथड लगाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा लेते हैं। एक्सरसाइज भी उसी की है और इसमें इजीली अप्लाई भी हो सकता है। तो ये x इक्वल्स 3y हम लोग उठाकर रख देंगे इक्वेशन 1 में। कोई इक्वेशन 3 बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो वैल्यू रखते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, ऐसा लिखिएगा आप यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। और देखिए इक्वेशन 1 में x की जगह पर 3y रख देते हैं। 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, और ये 2y इक्वल्स टू 26, और 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमको 13 मिल जाएगी। और y की वैल्यू मिल जाने के बाद x की वैल्यू, x इक्वल्स 3y है सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ से यूज़ कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स 3y, यानी कि 3 इंटू 13 मतलब 39। ये हमको x की वैल्यू मिल गई। मतलब दो नंबर जो हमसे पूछे गए थे वो हैं 39 और 13। आप चेक कर सकते हैं 39 और 13 ये जो नंबर्स मिले हैं दोनों का डिफरेंस करके देखें तो 26 आएगा अगर एक दूसरे को घटाएं। और फिर अगर हम देखें छोटे नंबर को अगर 3 टाइम्स करें तो बड़े नंबर के इक्वल आ जाता है, यानी कि बिल्कुल सही है हमारा आंसर। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। ये हमारे आंसर्स हो गए जी। सेकेंड पार्ट देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यहाँ पर बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल्स की, और आप जानते होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी जान लेते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो दो एंगल्स की बात हो रही है वो दोनों का सम, उन दोनों का सम
180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और तो एक कंडीशन तो हमारी यही हो जाएगी जो कि डायरेक्टली इसमें नहीं लिखी होती, बट हमको लिखना है। अगर दो एंगल्स को हम x और y लेट करेंगे तो उनका सम x + y = 180 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखिए लिखी हुई, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब उन दोनों में से जो बड़ा होगा एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा होगा। इस कंडीशन का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू एंगल्स बी x एंड y, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो यहाँ पर बोले गए हैं वो हमने लेट कर लिए, x और y है। और ये भी लेट कर लेते हैं साथ में कि x इज़ लार्जर देन y, x y से बड़ा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी वही हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देन इनका सम 180 डिग्री होगा, इक्वेशन 1। और चाहे तो रीज़न भी आगे लिख दें ब्रैकेट में, बिकॉज दीज एंगल्स आर सिंस दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये यहाँ पर लिख दीजिएगा। और इसके अलावा केस टू में है बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो एक साइड में x लिखिए और एक साइड में y लिखिए, और दोनों के इक्वेट करना है, आपको इक्वल करना है। बड़ा कौन है? x, हमने यहाँ पर x को बड़ा लिया हुआ है। तो इक्वल करने के लिए जो छोटा है जब हम उसमें बढ़ाएंगे, उसमें ऐड करेंगे, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। कितना बड़ा था ये? 18 डिग्रीज बड़ा था, तो हमने y में 18 ऐड कर दिया। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 18 ऐड किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा पिछले क्वेश्चन की तरह, उसमें 3 टाइम्स था, 3 गुना, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया था। यहाँ पर एक्सीड्स है, एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। y में 18 ऐड करने से ये x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इसको इसी तरह रख सकते हैं हम सब, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। अगर चाहें तो y को इधर लाकर x - y = 18 ऐसे भी लिख सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी मेथड आपको पसंद हो वो आप अप्लाई करिए। अब इस x की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 1 में रखेंगे, और y की वैल्यू आएगी, और फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और यहाँ पर रख देंगे y + 18 + y, ये y वाला, और ये 180, y + y 2y + 18 = 180, और 18 को उधर ले चलते हैं। 18 इसमें से माइनस होगा तो मिलेगा हमको 162, और 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 81, यानी कि एक एंगल हमको मिल गया है 81 डिग्री। और इसी के साथ दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला भी हम लोग निकाल लेते हैं। x इक्वल्स क्या है? y + 18, तो y + 18 में y जो भी निकाला 81, वो रख दीजिए। 81 + 18 यानी कि हो जाएगा 99। ये देखिए, दोनों एंगल्स आपके सामने हैं। पहला एंगल 99 बड़ा वाला एंगल, और दूसरा 81। दोनों को अगर हम ऐड करके देखें तो 180 डिग्री मिलता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी कि हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। लास्ट में स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। देखते हैं थर्ड पार्ट। और इस तरह का पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइजेज में भी आ चुका है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो देखते हैं, जब भी इस तरह के कॉस्ट के क्वेश्चंस होते हैं हम लोग एक आर्टिकल का कॉस्ट लेट कर लेते हैं। यहाँ पर बैट और बॉल की बात हो रही, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹Y, ऐसा लेट कर लेते हैं। और 2 केसेस हमको दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में है 7 बैट्स खरीदे गए हैं, तो एक बैट X रुपीज़ का है, तो 7 बैट्स हो गए 7X रुपीज़ के। और फर्स्ट केस में बॉल्स ली गई थी 5, एक बॉल Y रुपीज़ की है, तो 5 बॉल्स 5Y रुपीज़ की हो गई। और टोटल दोनों का खर्चा दोनों का मिलाकर 7X + 5Y, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू ₹3,800। इतने रुपए के बराबर है। 7 बैट खरीदते हैं और 5 बॉल खरीदते हैं, तो इतने रुपए खर्च होते हैं। तो ये हमारा एक केस 1 है, इक्वेशन 1 बन गई। और इसी तरह दूसरे केस में है 3 बैट्स। 3 बैट्स का मतलब 3X, एक बैट X रुपीज़ का है, तो 3 बैट्स 3X रुपीज़ के हुए।
और 5 बॉल्स ली गई हैं उसमें भी, तो ये 5y, एक बॉल y रुपीज़ की है तो 5 बॉल्स 5y, और टोटल खर्चा दोनों को ऐड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 1750 रुपीज़ एंड दिस इज़ द इक्वेशन 2। इस तरह से 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको जो भी मेथड पसंद हो उससे आप सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। और चाहें तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, एक्सरसाइज तो वैसे सब्स्टिट्यूशन की ही है, और चाहें तो एलिमिनेशन या कोई और मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए 4th पार्ट जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। किसी शहर में कोई टैक्सी का चार्ज कुछ इस तरह का है कि आपको एक फ़िक्स्ड चार्ज देना होता है और उसके अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग से चार्ज देना होता है। जितने किलोमीटर आप जाओगे उसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। आप ये किसी एग्जांपल के थ्रू सपोज़ कर लीजिए, सपोज़ करिए आपने कोई टैक्सी हायर की आपके शहर में और फिक्स्ड चार्ज है सपोज़ 100 रुपये। 100 रुपये तो आपको देने ही देने, अगर आपने बुक की है तो 100 रुपये आपको देने होंगे। और सपोज़ करिए पर किलोमीटर चार्ज है 20 रुपीज़। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो आपको पर किलोमीटर वाला चार्ज कितना देना होगा, 40 रुपीज़, और ये वाले 100 रुपीज़ तो आपको देने ही होंगे, यानी कि आपका टोटल खर्चा हो जाएगा ₹140। एक एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करिए आप 5 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर का चार्ज हमने लेट किया है 20 रुपया, तो 5 किलोमीटर का कितना हो गया 100 रुपीज़, और ये जो फिक्स्ड चार्ज है ये तो आपको देना ही होगा 100 रुपीज़, तो यानी कि टोटल मिलाकर दोनों मिलाकर कितना हो गया 200 रुपया। तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ चार्जेस की बात की गई है, एक फ़िक्स्ड चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है। दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे और यहाँ पर 2 एग्जांपल्स, 2 केसेस दिए गए हैं, उनको उनकी हेल्प से 2 इक्वेशंस बना लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड द पर किलोमीटर चार्ज भी ₹y। और फर्स्ट केस क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। पहले केस में कोई 10 किलोमीटर्स जाता है एंड द चार्ज पेड इज़ ₹105, और उसको देने पड़ते हैं 105 रुपये। तो जब कोई टैक्सी हायर की तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही देना है, यानी कि x रुपीज़ तो देना ही पड़ेंगे, और 1 किलोमीटर का y रुपया पड़ता है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y, यानी कि 10y रुपीज़ और देने पड़ेंगे। ये x रुपीज़ देने होंगे और 10y देने होंगे, यानी टोटल कितने देने होंगे x प्लस 10y, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किसके इक्वल है ₹105 के, 105 रुपये। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और इसी तरह केस 2 भी देखिए दिया हुआ है बुक में, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स, अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो चार्ज पेड इज़ ₹155, तब आपको देने पड़ते हैं 155 रुपीज़। तो दूसरे केस में भी फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही देना है, और 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 15 किलोमीटर का कितना हुआ 15y, और टोटल दोनों मिलाकर x प्लस 15y, एंड दिस इज इक्वल टू ₹155 एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है, और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगी x और y की वैल्यूज़, मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। जब ये आ जाएगा उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा है कि अगर फिर आप बताइए कि 25 किलोमीटर जाते हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो वो हमको बाद में पता चलेगा जब हम x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो चलिए कोई भी एक मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन वैसे तो एक्सरसाइज है, बट इसमें एलिमिनेशन लगाना काफ़ी ईजी होगा, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को पहले पास में लिख लीजिए। कोई भी इक्वेशन पहले या कोई भी बाद में लिखी जा सकती है, ये कुछ भी रूल नहीं है कि आप कौन से ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, कई लोग पूछते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इक्वेशन पहले लिख लीजिए, कोई भी बाद में लिख लीजिए। और एलिमिनेशन मेथड में आपको याद होगा कोफिशिएंट्स को इक्वल किया जाता था, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, यहाँ भी 1 है, तो फिर आपको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर दोनों के साइन सेम है इसलिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। x माइनस एक्स कैंसिल 0, और ये 10y प्लस में है और ये माइनस 15y है, आपको मिलेगा माइनस 5y, और यहाँ पर माइनस 50, और जब आप इस माइनस 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो माइनस कैंसिल होने के बाद 5 10 50, यानी कि y इक्वल्स 10 मिल जाएगा।
y की वैल्यू 10 मिल गई, मतलब पर किलोमीटर चार्ज आ चुका है ₹10। और अभी x की वैल्यू भी निकालनी है, तो इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x प्लस 10y 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105, और ये 10 इंटू 10 100, उधर जाने पर -100, 105 माइनस 100, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो हो गया ₹5। 5 रुपये पड़ेंगे फिक्स्ड चार्ज, और पर किलोमीटर चार्ज होगा 10 रुपया। ये उस शहर का रूल है, या जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम लोग को ये चेक कर लेते हैं, चलिए, कि ये जो कंडीशंस हमने बनाई थी क्या ये सही हैं। तो देखिए 5 रुपये तो फिक्स्ड चार्ज है, फर्स्ट केस में था 10 किलोमीटर जाने के लिए। अब 1 किलोमीटर का 10 रुपया पड़ता है, तो 10 किलोमीटर का कितना हुआ, 10 इंटू 10 100, और आपको 5 रुपये फिक्स चार्ज तो देना ही है, यानी कि ओवरऑल कितने रुपए आपको देने होंगे, 105, यानी कि हमारा आंसर फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। जब हम 15 किलोमीटर जाते हैं तब कितने रुपए देने होंगे। देखिए 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, तो 15 किलोमीटर का 15 इंटू 10 150 रुपीज़ हुए, और ये फिक्स चार्ज तो हमेशा देना ही पड़ता है, तो 155 टोटल हमको देना होगा 155, जो कि सेकंड केस में था। यानी कि हमारी दोनों ही इक्वेशंस वेरीफाई हो रही हैं, मतलब आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके साथ साथ ये भी पूछा गया था फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर्स। अगर हम 25 किलोमीटर जाते हैं तो कितने रुपए देने होंगे, ये हमको फाइंड करना था। तो फिक्स्ड चार्ज तो देखिए देना ही पड़ता है, 5 रुपये तो ये देने ही होंगे, और 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, तो 25 किलोमीटर का कितना हुआ, 25 इंटू 10, मतलब हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। 25 इंटू 10 250, 250, और ये मिलाकर 255, यानी कि हमको टोटल 255 रुपये देने होंगे, 255 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये था हम लोग का फोर्थ पार्ट। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फ्रैक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। कभी एज का क्वेश्चन है, तो टैक्सी चार्ज का है, या फिर फ्रैक्शन से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। ये सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। आप किसी और बुक में RD शर्मा में या फिर RS अग्रवाल में देखेंगे, आपको अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में मिल जाएंगे। फ्रैक्शन की ही पूरी एक्सरसाइज है RD शर्मा में, या फिर एज के ही क्वेश्चंस की पूरी एक्सरसाइज आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इसमें। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11 के इक्वल। ये एक केस दिया हुआ है। दूसरा केस है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाता है 5/6 के। फाइंड द फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम लोग फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं x/y, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, या फिर सीधा लिख सकते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y, और दोनों ही केसेस को फुलफिल कराते हैं। केस वन में है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए x/y ये तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 2 ऐड कर दिया जाए तो ये इक्वल हो जाता है 9/11 के। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। और फिर इक्वेशन बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है 11 से इस x+2 का मल्टीप्लिकेशन, और ये 9 से y+2 का मल्टीप्लिकेशन। 11x + 22, और इधर ये 9y + 18, और आप इसको 11x और इसको इधर ले आइए 9y, और ये 22, चलिए इधर ही रखते हैं, और इस 18 को भी इधर ही ले आते हैं। -18 = 0। 11x - 9y, और यहाँ से +4
इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरा केस देख लेते हैं क्या है इक्वेशन बनने के बाद। केस टू में था इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दोनों में अगर 3 ऐड किया जाए देन इट बिकम्स 5/6। तो x/y हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, और तब ये हो जाता है 5/6 के इक्वल। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी इक्वेशन बनाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया जाता है। 6x + 18 और इधर से 5y + 15, और इसको इधर ले आते हैं 6x - 5y और ये +18 और इधर आने पर -15 = 0। 6x - 5y + 3 = 0 एंड दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनकर रेडी हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं ये हमारे ऊपर है, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से ही। चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की ही एक्सरसाइज थी, इसको उसी से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले में रखते थे। तो चलिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों टर्म्स को हमें उधर भेजना होगा। 6x = 5y - 3 और इस 6 को डिनोमिनेटर में भेजना होगा। x = 5y - 3/6 ये, और इसको बना देंगे इक्वेशन 3। और ये जो x की वैल्यू निकाली है इसको हमको रखना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 11x की जगह पर ये पूरा आएगा 5y - 3/6 और -9y + 4 = 0। ओके, अब इतना करने के बाद सबसे आसान तरीका होगा इस 6 को डिनोमिनेटर से हटाने का कि आप पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली ये 6 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको सॉल्व करना काफ़ी आसान लगेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड्स, ऐसा आप यहाँ पर लिखिएगा और 6 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 11 × 6 और ये 5y - 3/6 माइनस, देखिए 6 से मल्टीप्लाई हर टर्म में होता है, यहाँ पर भी होगा 9y × 6 और यहाँ भी होगा 4 × 6 और यहाँ भी 0 में भी होगा, हालांकि वो 0 ही हो जाता है, वो अलग बात है, बट हर टर्म में 6 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद ये देखिए ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा जिसके लिए हमने ये काम किया था, और बचेगा सिर्फ 11, और उस 11 से इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 11 × 5 = 55y और 11 का 3 से 11 × 3 = 33 और यहाँ पर ये 9 × 6 = 54 - 54y और ये 6 × 4 = 24 और इधर ये 0 × समथिंग इज 0। ये पूरा हमको मिल गया। अब आप देख सकते हैं 55y एंड -54y दोनों से हमको मिला y सिर्फ, और ये +24 और -33, तो इसमें हमको मिलेगा यहाँ से -9, ठीक है ना। 33 में से 24 घटाया -9 और इक्वल्स टू 0 और -9 को उधर भेजने पर 9, ठीक है। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 9। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर कभी इस तरह से डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर रखने के बाद आप उसी नंबर से पूरे में मल्टीप्लाई कर लीजिए जिससे कि वो सिंपल हो जाती है इक्वेशन, और ये सबसे आसान स्टेप होता है। आप बाकी एलसीएम लेकर अगर वह दूसरी तरह से करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। और ये y की वैल्यू आ जाने के बाद हम इसको कहाँ रखेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 में हम x = 5y - 3/6 है ना, इसको लिख लीजिए और y की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए 5 × 9 - 3/6। 9 × 5 = 45 - 3/6 और ये यहाँ पर घटाने पर 42/6 और 6 × 7 = 42, यानी कि x की वैल्यू
7। तो हमको x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं 7 और 9। तो हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़, लास्ट में आंसर लिखिएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ 7/9। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। बट हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में हमारा आंसर सही भी है या नहीं। तो हम एक एक करके दोनों केसेस को फुलफिल कराते हैं। यहाँ पर पहला केस था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करें, तो देखिए दोनों में 2 ऐड किया तो ये इक्वल हो जाना चाहिए 9/11 के। चलिए चेक करते हैं। 7 + 2 9 और 9 + 2 11 हो गया, यानी कि ये सही है। दूसरा केस भी चलिए चेक कर लेते हैं। दूसरे केस में था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड करिए, तो चलिए 3 ऐड करके देख लेते हैं। 7 + 3 10 और ये 9 + 3 12 और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 5 × 6 मतलब 5/6। और यही क्वेश्चन में कहा गया था कि 5/6 हो जाता है जब हम दोनों में 3 ऐड करते हैं। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 7/9 इज़ द करेक्ट आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6th पार्ट एज से रिलेटेड है। और देखिए एज के क्वेश्चन हम लोग पहले भी 1-2 कर चुके हैं शायद। और देखिए 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, जैकब और उसका बेटा। और 5 year hence का मतलब है इन फ्यूचर, आगे से, आज से 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। ये एक केस है। दूसरे केस में बोल रहे हैं 5 years ago यानी कि 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने बेटे की एज की 7 गुनी थी। ये 5 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, और आज की प्रेजेंट एजेस पूछी जा रही हैं। वैसे तो देखिए प्रेजेंट एजेस पूछी हैं, बट एज के क्वेश्चंस में इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, इनकी प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं। 2 लोग हैं जैकब, उनकी एज प्रेजेंट एज को लेट कर लिया x years, और उनका बेटा प्रेजेंट एज ऑफ सन भी y years। अब आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखा करिए। सपोज़ करिए आप आज 15 years के हैं, तो आज से 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 15 के हैं +5 करेंगे 20 years के हो जाएंगे। और आपके पापा सपोज़ 40 years के हैं, तो वो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? आप उनकी एज में 5 ऐड कर दीजिए, 45 years। बिल्कुल इसी तरह आप x और y में भी करेंगे। या फिर आपको पीछे जाना है एज में, आप 15 के हैं, 5 साल पहले जाना है तो -5 कर लेंगे। अपनी एज में आप 5 years पीछे जाएंगे तो 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे? 10 years। और इसी तरह पापा आज अगर 40 years के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 35। तो इस तरह से आप अपनी या फादर या किसी की भी एज में जब भी आगे जाना है फ्यूचर में तो प्लस करें, और पीछे की ओर जाना है तो माइनस करें। तो यहाँ पर 2 केसेस हैं। केस 1 जिसमें 5 years फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप लिखोगे आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब। जैकब की आज की एज x years है, तो 5 साल आगे की एज x + 5 years हुई, ठीक है। और एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की आज की एज y years है, तो 5 साल आगे की एज y + 5 years। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जैकब अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगा। तो आप एक साइड पापा की यानी जैकब की एज लिखिए, और दूसरे साइड उसके बेटे की यानी y + 5 ये एज लिखिए। ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब जैकब तो बड़े हैं ना, पापा तो बड़े ही रहेंगे। तो बीच में यहाँ पर इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो छोटा है, जो कम है, उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम्स लिखा होता है, 3 times, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ग्रेटर देन, एक्सीड्स ऐसा कुछ लिखा होता है तो फिर हम प्लस करते हैं। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया जो कम था उसमें, ताकि ये इक्वल हो जाए। और इससे हमको मिल जाएगी एक इक्वेशन, x + 5 = 3y + 15। और इसको इधर लेकर आएंगे, x - 3y, और इस 5 को इधर भेज देते हैं, 15 - 5, और हमको इक्वेशन मिल जाएगी x - 3y = 10। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह केस 2 में इन्होंने बोला
5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो हम लोग 5 ईयर्स एगो की बात कर लेते हैं, बिफोर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स एगो। दोनों की एज लिख लेते हैं। एज ऑफ जैकब, जैकब की आज की एज x है, तो 5 साल पीछे जाएंगे तो x माइनस 5 ईयर्स। और एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज आज की y है, तो 5 साल पहले की y माइनस 5 ईयर्स। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैकब अपने बेटे की एज का 7 गुना था, 7 टाइम्स था, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक साइड जैकब की एज लिखिए और दूसरे साइड बेटे की एज लिखिए। अब बिल्कुल इसी तरह दिमाग लगाइए कि बेटा कम है और पिताजी की एज ज़्यादा है, पापा की एज ज़्यादा है, तो आप मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? मल्टीप्लाई आप करोगे जो कम है उसमें, ताकि ये इक्वल इक्वल हो जाए। ये बिल्कुल तराजू की तरह समझा करिए, जिधर ज़्यादा है अगर उधर ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल कैसे होगा? तो जो कम है उसमें मल्टीप्लाई करें, इस बात का ध्यान रखें। अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं, उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आप इक्वेशन बनाइए 35, और ये इधर ले आइए x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 एंड प्लस 5, जिससे कि मिल जाएगा आपको माइनस 30, एंड दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशंस बनने के बाद आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। चलिए हम यहाँ पर जल्दी से एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y और x माइनस 7y, उसमें क्या था 10, और यहाँ पे था माइनस 30। देखिए कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस है प्लस हुआ, ये प्लस हुआ और ये भी प्लस हुआ, ठीक है। तो साइन चेंज करने के बाद x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7y एंड माइनस 3y से 4y मिलेगा, और यहाँ प्लस 30 और ये 10 मिलाकर 40, और 4 से डिवाइड करने पर y की वैल्यू 10। y की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस 7 इंटू 10 इक्वल्स टू माइनस 30, और ये माइनस 70 उधर जाकर प्लस 70 माइनस 30, और ये मिल जाएगा 40, यानी कि x की वैल्यू 40। जैकब की एज यानी कि 40 ईयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। ये दोनों की प्रेजेंट एजेस लेट की गई थी, प्रेजेंट एजेस आ चुकी हैं। अब अगर आपको आंसर भी चेक करना है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। आंसर चेक होगा दोनों कंडीशंस की हेल्प से। पहली कंडीशन में दिया गया था आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि फ्यूचर में 5 ईयर्स, तो इन दोनों को फ्यूचर में ले चलिए 5 साल आगे। अगर बेटा आज 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। और जैकब जो कि आज 40 ईयर्स के हैं, तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 45 ईयर्स के। अब आप देखिए बेटे की एज में 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या ये इक्वल हो रहे हैं? जी हाँ, 15 3 = 45, यानी कि हमारा आंसर सही है। और दूसरा केस भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। 5 साल पीछे ले जाइए इनको, जैकब 5 साल पीछे ले जाएंगे, 40 के हैं तो 35 के होंगे, और बेटा आज 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 का होगा, 5 ईयर्स का। अब देखिए बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 = 35 आ रहा है। यही कहा गया था सेकंड केस में कि उसकी एज 7 गुनी थी, तो ये बिल्कुल सही था, यानी कि हमारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं। तो ये था हम लोग का 6th पार्ट। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स को। इसी तरह से हैं, आप लोग भी अपने आप आगे बढ़ सकते हैं, और ट्राई करिए और बताइए। थैंक यू।